आज के इस वीडियो में हम लोग सम्राट अशोक की चर्चा करेंगे। पहले अशोक का राज्याभिषेक और प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र अशोक मौर्य राजवंश के सबसे महान राजा थे। उनका जन्म लगभग 302 ईसा पूर्व में हुआ था। अपने पिता के जीवन काल में वे तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर रहे थे और इसलिए उन्होंने प्रशासक के रूप में पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया था। लगभग 273 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठे। हालांकि उसका राज्याभिषेक समारोह लगभग 4 साल बाद यानी 269 ईसा पूर्व में मनाया गया था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार 4 साल की देरी उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हुई थी, जिसमें अशोक को अपने 99 भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ा और उनसे छुटकारा प्राप्त करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर बी स्मिथ और डॉक्टर त्रिपाठी जैसे कुछ आधुनिक इतिहासकार बौद्ध विवरणों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके कुछ शिलालेखों में अशोक ने अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे। डॉक्टर त्रिपाठी लिखते हैं, संभवतः बौद्ध भिक्षुओं को उनके शुरुआती करियर की अंधकारमय पृष्ठभूमि पर जोर देने में रुचि नहीं थी, ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे क्रूरता का राक्षस अशोक बुद्ध की दयालु शिक्षाओं के प्रभाव में आने के बाद सबसे सम सम्राट में बदल गया था। संभवतः 4 साल की यह देरी उसके बड़े भाई सुसीमा के साथ लंबे संघर्ष के कारण हुई थी, जिसमें बाद में उसे पराजित किया गया और मार दिया गया। 269 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के समय अशोक ने देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी अर्थात सुंदर की उपाधियों को धारण किया। अब हम लोग बात करेंगे कलिंग युद्ध की, जो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अशोक द्वारा कलिंग की विजय शायद उसके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अशोक को अपने दादा और पिता से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन कलिंग, जो कि उड़ीसा का आधुनिक प्रांत और गंजम जिला है, अभी भी उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। विजय और आक्रमण की पारंपरिक नीति में विश्वास रखने वाले अशोक को अपने साम्राज्य की सीमाओं पर एक स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व बर्दाश्त नहीं था। इस प्रकार अशोक ने 261 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, अटैक किया। कलिंग के लोगों ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः शक्तिशाली मौर्य सेना ने उन्हें परास्त कर दिया, हरा दिया। फ्रेमवर्क एडिक्ट 13 के हमें पता चलता है कि कलिंग के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और 1,50,000 लोगों को पकड़ लिया गया, 1 लाख लोगों को मार दिया गया और उस संख्या से कई गुना अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अब हम लोग कलिंग युद्ध के जो परिणाम था, रिजल्ट था, उसके बारे में बातें करेंगे। कलिंग युद्ध ने दूरगामी प्रभाव उत्पन्न किए। कलिंग युद्ध के साथ आए रक्तपात और अवर्णनीय पीड़ा के दृश्य ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर दिया और उसके जीवन में पूरी तरह से क्रांति ला दी। अब वह अपनी नीति और चरित्र दोनों में बदला हुआ व्यक्ति बन गया। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी कहते हैं, कलिंग युद्ध की भयावहता ने उसके चरित्र में क्रांति ला दी। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार कलिंग युद्ध अशोक के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसने भारत और पूरे पूर्वी विश्व के इतिहास में दूरगामी परिणाम उत्पन्न किए। अब अशोक ने विजय की अपनी साम्राज्यवादी नीति यानी दिग्विजय को छोड़ दिया और इसके बजाय उसने धर्म विजय या दुनिया में धर्म का प्रसार करने की नीति अपनाई। उसने अब अपनी तलवार का इस्तेमाल कभी नहीं करने का फैसला किया। अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए उसने अपना पूरा ध्यान धर्म की रक्षा पर लगाना शुरू कर दिया। कलिंग युद्ध ने अशोक के व्यक्तिगत धर्म में बहुत बड़ा बदलाव लाया। पहले वह शिव का उपासक था और शिकार में बहुत रुचि रखता था, लेकिन अब वह सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस विनाशकारी युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक लोक कल्याण और जनता के उपयोगी कार्यों में पूरी तरह से रुचि लेने लगा। अब वह अपने सूबेदारों के जनता के कष्टों को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करने लगा। अस्पताल केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी खोले गए, नई सड़कें बनाई गई, उन पर छायादार वृक्ष लगाए गए और लोक कल्याण के हजारों कार्य किए गए। संक्षेप में इस युद्ध ने अशोक के प्रशासन में मानवीय स्पर्श लाया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक के साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया।
अब मौर्य साम्राज्य की सीमाएं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई थी। एक तरह से कलिंग युद्ध ने अशोक की नीति पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। अशोक ने अब विजय की नीति छोड़ दी और इसने धीरे धीरे लोगों की लड़ाकू भावना को कमजोर कर दिया और वे विदेशी हमलों का आसान शिकार बन गए। अशोक के साम्राज्य का विस्तार। अशोक का साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, बहुत विशाल। यह पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश और पश्चिम में अरब सागर तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में पेन्नार नदी तक फैला हुआ था। नेपाल और कश्मीर के कुछ हिस्से भी अशोक के साम्राज्य के हिस्से थे। भारत के बाहर इसमें काबुल, हेरात और कंधार प्रांत भी शामिल थे। इस प्रकार यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे बड़ा अंपायर था। तो आज हम लोगों ने अशोक के प्रारंभिक जीवन और कलिंग के युद्ध और उसके परिणाम के बारे में डिस्कशन किए। आशा करता हूं इससे आपको इतिहास की समझ बढ़ी होगी। प्राचीन भारत की अशोक की जो नीति थी उसके बारे में आपको बहुत कुछ आइडिया मिला होगा। थैंक यू, धन्यवाद। इंसान कितना भी